Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds, Minu. Let us continue with our new thinker, that is Harold Garfinkel. Harold Garfinkel जो है उनका born date है 29th October 1917 and died on 21st April 2011. हेराल्ड गारफिंकल हेराल्ड गारफिंकल जो थे उन्होंने बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट दैट इज एथनोमेथोडोलॉजी इसको दिया. व्हाट इज एथनोमेथोडोलॉजी? अगर हम एथनोमेथोडोलॉजी को स्प्लिट कर दें तो एथनो प्लस मेथड ये बनता है. इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स कि आपका डे टू डे लाइफ जो आप मेथड्स यूज करते हैं, डे टू डे लाइफ के आपके मेथड्स, यानी इसका मतलब क्या है देखिए, समझिए डिटेल में. डे टू डे लाइफ में अब ये मैं अभी एट प्रेजेंट जो क्लास ले रही हूँ आप लोगों की, ये एक रूम है, ठीक है. वहां पे मैंने अपने बोर्ड का सेटअप किया हुआ है, वहां मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ. अब इट इज नॉट पॉसिबल ना कि मैं किचन में जाऊं और वहां पर क्लास लूं, नहीं. तो हर एक चीज का एक पर्टिकुलर प्लेस होगी, जगह होगी, एक मेथड होगा उसको यूज करने का, उस काम को प्रैक्टिस में लेके आने का. दैट इज एथनोमेथोडोलॉजी. यानी डे टू डे लाइफ में हर एक पर्सन, जैसे घर में जो आपकी मम्मी है वो खाना कहाँ बनाती हैं? किचन में बनाती हैं. आप लोग खाना कहाँ खाते हो? अपने डाइनिंग टेबल होगा आपका, या फिर अपने रूम में ही एक ऐसी जगह बनाई होगी जहां पर बैठ के आप खाना खाते होगे. ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपना प्लेट लेके बाथरूम में जा रहे हैं, वहां बैठ के खाना खा रहे हैं. जैसे बहुत लोग आजकल क्या करते हैं, न्यूज़पेपर बाथरूम में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है. वो फिर भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर सकते हैं उस चीज में, बट खाना हम बाथरूम में नहीं खा सकते. हम लोग अगर हमें कुकिंग करनी है तो हम गेस्ट रूम में कुकिंग नहीं कर सकते. हर एक चीज का एक प्रॉपर प्लेस है. दैट इज एथनोमेथोडोलॉजी. यानी आप डे टू डे लाइफ में कुछ जो आपके काम हैं उनको करने का तरीका जो सभी के लिए एक तरह से सूटेबल भी हो और किसी को उससे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, दैट इज एथनोमेथोडोलॉजी. ओके. नेक्स्ट इज एथनोमेथोडोलॉजी के लिए ही उन्होंने कुछ मतलब उसको इजी करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे. दैट इज ग्लॉसिंग. व्हाट इज ग्लॉसिंग? ग्लॉसिंग मीन्स, मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, ठीक है. आपको बहुत इंटरेस्ट है फैशन डिजाइनिंग में. अब वहां आप किसी पार्टी में गए हैं, वहां पे आपको कोई एक बंदा ऐसा उस ग्रुप में मिले जो फैशन डिजाइनिंग के बारे में डिस्कशन कर रहा हो या उसके बारे में कुछ बोले, तो सडनली आपका अटेंशन उसकी कन्वर्सेशन पे पहुंच जाएगा. आप सडनली उसको सुनना चाहेंगे, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग के बारे में क्या कहा. ओ, ही और शी ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फैशन डिजाइनिंग. वो क्या टिप्स बता रहे हैं. इसी तरह से दैट इज ग्लॉसिंग. और जैसे आप रिसर्च जब करते हैं, आप मान लीजिए पीएचडी करना चाह रहे हैं और आप जब रिसर्च करते हैं या कोई रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं या कोई आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, तो आप चीज़ों को पहले ऑब्जर्व करते हैं किसी भी एक टॉपिक पे. अगर मान लीजिए आप डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रहे हैं, या फिर आप जैसे हरियाणा में बहुत ज़्यादा ऑनर किलिंग होता है, उसके बारे में अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो आप जहाँ भी जाएंगे, जैसे ही आपको ऑनर किलिंग से रिलेटेड कुछ भी कन्वर्सेशन देगा, आपको लगेगा कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका इंटेंशन एकदम से, आपका अटेंशन उस तरफ चला जाएगा, उस कन्वर्सेशन की तरफ. बाकी इससे अदर दैट जो आपका टॉपिक है, उससे अदर देन वो कुछ भी डिस्कशन कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके हाउस होल्ड चोर्स, आपको कोई मैटर मतलब नहीं होता है उस चीज से. आपको उस चीज से मतलब है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो. यानी एक तरह से कन्वर्सेशन का फिल्ट्रेशन, कि आपके लिए जो बेनिफिशियल हो आप उसको उसमें से चूज कर लेते हैं, ठीक है. दैट इज ग्लॉसिंग. नेक्स्ट इज कल्चरल डॉप एंड जजमेंटल डॉप. कल्चरल डॉप एंड जजमेंटल डॉप जो है, ये भी हेराल्ड गारफिंकल जो है उनका टॉपिक है. कि आप किसी भी, जैसे सोशल फैक्ट्स, हम कहते हैं ना कि सोशल फैक्ट्स कोअर्सिव इन नेचर होते हैं. कि सोशल फैक्ट्स क्या हैं, मतलब हिडन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हमें फॉलो ही करने हैं. बट हेराल्ड गारफिंकल कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स जो हैं वो हम उसकी कठपुतली नहीं है. सोशल फैक्ट्स हमें नहीं चला रहे, बल्कि वी क्रिएट, बल्कि
people create their own social facts. ठीक है, कि लोग खुद अपने सोशल फैक्ट्स बनाते हैं, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी खुद की लाइफ के. दैट इज कल्चरल डोप एंड जजमेंटल डोप. नेक्स्ट इज कन्वर्सेशनल एनालिसिस. कन्वर्सेशनल एनालिसिस वही है कि किसी भी कन्वर्सेशन में आप कुछ सुन रहे हैं, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं अपने तरीके से, आप उसमें अपना कुछ व्यू पॉइंट भी दे पा रहे हैं. अकाउंटिंग यहाँ पर इसलिए हेराल्ड गारफिंकल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये जो टर्म है ना अकाउंटिंग, ये लिखी आती है एग्जाम में कि ये किसका है. ये हेराल्ड गारफिंकल का है, क्योंकि उन्होंने एज एन अकाउंटेंट भी काम किया हुआ है, तो ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिविटी. रिफ्लेक्सिविटी होता है आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जब आप अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, आप रिफ्लेक्सिव एक्शन देते हैं. कोई भी चीज हुई उसको सुनकर जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं, आप ये जाहिर करते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ या ऐसा सोचती हूँ. किसी भी कॉन्वर्सेशन को सुनने के बाद, मान लीजिए कहीं भी कुछ फ्रेंड्स में कुछ डिस्कशन चल रहा हो या और भी कहीं कोई डिस्कशन हो रहा हो, वहां पर उस कॉन्वर्सेशन को समझ के जब आप अपना कोई सजेशन देते हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिविटी, यानी आप रिफ्लेक्स एक्शन कर रहे हैं. इंडेक्सिकैलिटी. व्हाट इज इंडेक्सिकैलिटी? इंडेक्सिकैलिटी मींस इंडेक्स फिंगर की बात हो रही है एक तरह से यहाँ. ठीक है, जैसे इंडेक्स फिंगर के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जो इंडेक्स फिंगर है, क्या इसका एक ही मतलब है? यू. क्या सिर्फ ये इसी तरह से दूसरे को पॉइंट आउट करने के लिए है? नहीं, ये मेरी तरफ भी पॉइंट आउट हो रही है. ठीक है, जब ये डिनोट कर रही है तुम और मैं, इंडेक्सिकैलिटी. देन अगर मेरे को किसी को कोई रास्ता बताना हो, अच्छा वो रास्ता वो वहां है, ऐसे करके हम इशारा करते हैं, तो ये क्या है कि इसका यूजेस, इंडेक्सिकैलिटी बहुत तरह से यूज हो सकता है. नेक्स्ट इज ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार इससे पूछे गए हैं. ये PYQ भी रहा है बहुत बार. ठीक है, व्हाट इज ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट? तो देखिए, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या है कि आप जो हेराल्ड गारफिंकल थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक गेम खेला था, जो हम लोग भी खेलते हैं ना, काटा जीरो. काटा जीरो, जिसमें मान लीजिए कोई भी दो पार्टनर्स हैं, उसमें से किसी ने यहाँ जीरो लगा दिया, दूसरे ने यहाँ लगाया, फिर उसने यहाँ लगाया, तो ये पूरा नहीं हो रहा है ना. तो जब हेराल्ड गारफिंकल थे, उन्होंने जब अपने स्टूडेंट्स के साथ इस गेम को खेला, जिसे इंग्लिश में टिक टैक टो भी बोला जाता है, टिक टैक टो, काटा जीरो, हिंदी में हम लोग ऐसा बोलते हैं, काटा जीरो. हम सब ने ये गेम बहुत बार खेला है. तो इसमें उन्होंने क्या किया था, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ क्या किया. अभी देखिए, मैंने कहाँ कहाँ, मैंने यहाँ काटा लगाया, यहाँ जीरो लगाया, यहाँ जीरो लगाया, यहाँ सर्कल किया है ना, क्रॉस यहाँ लगाया. लेकिन हेराल्ड गारफिंकल ने क्या किया, उन्होंने यहाँ सर्कल किया. ठीक है, मान लीजिए उन्होंने यहाँ सर्कल किया, क्या यहाँ सर्कल क्रॉस किया, क्या यहाँ सर्कल और क्रॉस में कर सकती थी? नहीं. ये देखते ही उनके स्टूडेंट का जो एकदम से बिहेवियरल पैटर्न उनको शो हुआ, जो एकदम से उनका रिएक्शन निकल कर आया, दैट इज ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट. बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में हम समझें ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को, दैट मीन्स ब्रेकिंग द रूल्स. ठीक है, कि आप जब सोसाइटी में रूल्स को ब्रेक करते हैं, या कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, या जो ट्रेंड चल रहा है उससे हटके चीजों को कर देते हैं, तो सडन रिएक्शन जो लोगों का आपको देखने के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अभी आज की डेट में यूट्यूब चैनल्स आर कॉमन है ना, बहुत ही नॉर्मल है. बट मैं अपनी खुद के बारे में बताती हूँ. जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि सभी लोगों से मुझे बड़ा ही पॉजिटिव रिएक्शन सुनने को मिला. बहुत नेगेटिव रिएक्शंस भी, अरे यही काम रह गया है क्या, अरे ऐसा है क्या. आपने बहुत बार देखा होगा, जो बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जब उन्होंने शुरू में ये चीजें स्टार्ट की, वीडियोस बनाना, अपलोड करना, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना, तो स्टार्टिंग में सभी को ये चीजें कैसी बड़ी अटपटी लगी होंगी. अरे ये भी क्या काम है, ये काम कौन करता है, जॉब वॉब छोड़ के लोग यूट्यूबर क्यों बन रहे हैं.
तो ये क्या था, ये बिल्कुल नॉर्म्स और जो सोसाइटी में ट्रेंड था, जो सोसाइटी में एक चल रहा था कि आपको आप ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन आप इतना पढ़ लिख गए हो तो आप जॉब ढूंढो, आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको किसी कंपनी एमएनसीज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसके इंस्टेड आप क्या कर रहे हो, आप एक यूट्यूबर बन रहे हो। तो ये क्या है, बिल्कुल एक अलग चीज। तो लोगों का बिहेवियरल पैटर्न तब नजर आता है जब आप बिल्कुल कोई अलग चीज करते हैं, तो वो किस टाइप का रिएक्शन आपको देते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज शॉप फ्लोर प्रॉब्लम। ये बस आप इतना इसका नाम ही याद रखिए। शॉप फ्लोर प्रॉब्लम जो है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, हेराल्ड गारफिंकल का। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट टर्म आपको याद रहनी चाहिए, शॉप फ्लोर प्रॉब्लम्स, क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड ही है, तो हेराल्ड गारफिंकल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज सर्विस लाइन। बहुत बार आप देखते होंगे जब आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अगर एक लंबी लाइन आप देखते हैं कि लंबी सी लाइन लगी हुई है, तो आप कॉमन सेंसिकल एक चीज रखते हैं ना अपने दिमाग में कि हुआ होगा कुछ, बेशक आपको ना बताओ कि ये लाइन इतनी लंबी क्यों लगी है, बट हम क्या सोचते हैं, हुआ होगा कुछ। आप कहीं जा रहे हैं, आप ट्रैफिक में फंस गए, यह लंबी ट्रैफिक लाइन है, इतनी लंबी लंबी दूर दूर तक गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं कि बहुत दूर तक गाड़ियां हैं और रुकी हुई हैं, ट्रैफिक जैम हो गया है। तो आप अपने आप एक अजम्पशन लगाते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ और प्रॉब्लम है, शायद कोई गाड़ी फंस गई होगी, कुछ तो रीजन रहा होगा, हम अपने आप ही आइडिया लगा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्विस लाइन। उसको समझाने के लिए कि हम खुद डे टू डे लाइफ में खुद ही कुछ चीजों को कॉमन सेंसिकल सोच के कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ होगा इसलिए लाइन लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड सर्विस लाइन। नेक्स्ट इज एटसेट्रा प्रिंसिपल। अब देखिए, ये तो आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज की होगी कि कई बार मैडम ने कुछ क्वेश्चन पूछा, चलो बताओ ऐसा करो आप कुछ फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के नाम बता दो, चलो ऐसा करो सोलर जो हमारा पूरा सिस्टम है आप उसके प्लैनेट्स के नाम बता दो। तो मान लीजिए 5 नेम्स बता दो, तो 5 नेम्स बता 3 या 4 नेम्स लिखने थे, 5 नेम्स लिखने थे, लेकिन हम 3 और 4 लिखने के बाद एक्सेट्रा लिख देते हैं। कोई और चीज के बारे में थिंकर की बुक्स लिखनी है, हाँ उन्होंने ये बुक लिखी, ये बुक लिखी, फिर हम लिख देते हैं एक्सेट्रा, है ना। तो वो क्या है, वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो दैट इज एक्सेट्रा प्रिंसिपल। जब हमें कुछ और समझ ना आए, कि याद ना आए कि अरे अब आगे क्या लिखना था, लेकिन अगर आपने 2-3 एग्जाम्पल्स दिए तो वो कॉमन सेंस आ जाता है कि एक्सेट्रा मीन्स बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज कलर ट्रबल आर्टिकल। ये जो कलर ट्रबल है ये उनका बहुत फेमस आर्टिकल था। आर्टिकल का नाम आपको याद रखना है कि कलर ट्रबल एक आर्टिकल का नेम है जो लिखा था हेरोल्ड गारफिंकल ने। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का हेरोल्ड गारफिंकल का कंप्लीट डिटेल। इनकी जो बुक्स नेम है मैंने आपको yesterday also I यस yesterday मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग मेरी पोस्ट चेक करते रहिए यूट्यूब पे, मैं वहां पर आपको बुक्स के नेम शेयर कर दूंगी। जितने भी थिंकर्स मैं यहाँ कराऊंगी धीरे धीरे मैं उनकी जो बुक्स की लिस्ट है वो वहां पर अपलोड कर दूंगी, वहां जाके आप पोस्ट को चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। समझ में आता है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक छोटा सा मैसेज जो मुझे मोटिवेट करेगा। आई एम फीलिंग गुड कि चलो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं जो एफर्ट डाल रही हूँ वो कहीं ना कहीं यूजफुल हो रहे हैं, वो किसी ना किसी के काम आ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के साथ। प्लीज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।